आप लाइव है मैम? Good morning, all of you. Sorry, I couldn't take your classes last week, so we missed a lot. मैं आपसे थोड़ा क्विकली कवर करने की कोशिश करूंगी. जो हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, I would want to cover that unit today. और उसके अलावा फिर जो LLP है और IT एक्ट है, LLP के मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी नेक्स्ट वीक. I'll just give you a brief overview of what is LLP. राइट. सो हमने जब लास्ट वीक सैटरडे को क्लास की थी, उसके अंदर हमने ये टॉपिक किया था लास्ट, एज फार एज आई रिमेम्बर, व्हेन ब्रीच ऑफ कंडीशन इज टू बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी. सो उसके अंदर मैंने ये दो टॉपिक समझाए थे. एक, देयर इज वॉलंटरी वेवर एंड देयर इज एक्सेप्टेंस, व्हेन देयर इज एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स बाय द बायर. जो नेक्स्ट हम टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज इम्प्लाइड कंडीशंस. ठीक है. अब कंडीशंस, आई टोल्ड यू, कंडीशंस आर दोज स्टिपुलेशंस which are essential to the main purpose of the contract. मैंने लास्ट क्लास में शायद से एग्जांपल दिया होगा कि अगर a customer is going to a shop and he asks for a watch which is made in Switzerland. Watch made in Switzerland is an essential condition. So जो condition है वो necessary है for that contract to happen. अगर शॉपकीपर उसको कोई और वॉच दे रहा है, फॉर इंस्टेंस उसको वॉच दे रहा है, अच्छी वॉच दे रहा है, लेकिन दैट वॉच इज मेड इन यूके फॉर इंस्टेंस, तो वहां पर इफ the buyer had no opportunity to examine the product, later on the buyer can come and cancel that contract because वहां पे breach है implied condition की. ठीक है. So condition क्या हो गया? Just give me a minute class. Just let me check. Am I? Yeah. Okay. So I hope you are able to hear me. It shows my mic is muted. Yes. Okay. So implied conditions क्या हो गई? Implied conditions होती हैं, एक तो जैसे यहाँ पर उसने बोल के बोली, express condition थी ये, I want a watch made in Switzerland. So ये condition क्या थी? ये statement क्या थी? This was express. कस्टमर ने बोला है शॉपकीपर को. नेक्स्ट है implied condition. Implied conditions वो conditions हैं जो कस्टमर नहीं बोल रहा, which the customer is not saying to the shopkeeper. वो लेकिन implied है कि अगर ऐसा होगा, अगर उस कंडीशन का ब्रीच होगा तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. सो वो कौन कौन सी implied conditions होती हैं वो पढ़ते हैं. सबसे पहले implied conditions हैं कंडीशन एज टू टाइटल. तो टाइटल मतलब अगर ए, ठीक है, और आई शुड राइट शॉपकीपर. ठीक है. शॉपकीपर, दो पार्टीज होंगे यहाँ पे, सेल्समैन एंड द कस्टमर. सपोज कस्टमर जा रहा है और शॉपकीपर के पास एक कमोडिटी रखी हुई है. लेट अस नेम इट एज ए कमोडिटी एक्स है. शॉपकीपर डजंट ओन दैट कमोडिटी. तो क्या वो कमोडिटी सेफली पास कर सकता है कस्टमर को? जो शॉपकीपर है वो ही गुड्स, या कोई भी पर्सन सिर्फ वो ही गुड्स बेच सकता है जो उसके नाम पर है, जो उसको बिलोंग करते हैं. क्या आप किसी और का फोन, क्या आप किसी और का पेन या किसी और की गाड़ी बेच सकते हो? ठीक है, नहीं बेच सकते. यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जहाँ पे इफ यू आर सेलिंग अ गुड, ठीक है, इफ यू आर सेलिंग अ गुड, तो साथ साथ में जो वो गुड के ओनरशिप राइट्स हैं, ओनरशिप राइट्स शुड बी ट्रांसफर्ड इमीडिएटली, शुड आल्सो बी ट्रांसफर्ड. अगर जो टाइटल है, हम लास्ट टाइम भी बताया था, टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप, किसके पास है, प्रॉपर्टी किसके पास है, नॉट एंड द फिजिकल प्रॉपर्टी, ओनरशिप राइट्स किसके पास है. सो अगर एक गुड पास हो रहा है दूसरे को, तो वहां पर जो ओनरशिप राइट्स हैं, ओनरशिप राइट्स भी इमीडिएटली ट्रांसफर हो रहे हैं. सेलर ने कस्टमर को गुड तो ट्रांसफर कर दिया, लेकिन वो गुड अपने नाम पे ही रख लिया. उसका जो डिस्क्रिप्शन, उसका जो टाइटल है, जो ओनरशिप राइट्स है, नेम है, वो कस्टमर को ट्रांसफर नहीं किया. ठीक है. वहां पर क्या है, वहां पर देयर इज अ ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन, राइट. या फिर जो सेल्समैन है, जो एक कमोडिटी की बात कर रहे हैं, कमोडिटी उसके पास ये स्टोलन कमोडिटी थी.
So if X had this stolen commodity, तो क्या S जो सेल्समैन है इसका गुड टाइटल दे सकता है C को, इसका ओनरशिप दे सकता है? When S himself is not the owner, can he pass the title to C? Can he pass the ownership right to C? He can't. तो वहां पर ये condition as to title का breach है, right? This gives the customer the right to cancel the contract. Next is sale by description. So sale by description क्या हो गया? सेल बाय डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है कि अगर कस्टमर कुछ बोल रहा है, जैसे पहले वाले इंस्टेंस में कस्टमर ने डिस्क्राइब किया आई वांट अ वॉच मेड इन स्विट्जरलैंड, तो वहां पे बाय डिस्क्रिप्शन है। या सपोज फॉर इंस्टेंस कस्टमर नहीं बोल रहा, शॉपकीपर है, शॉपकीपर बोल रहा है, द शॉपकीपर इज सेइंग टू द कस्टमर that I am selling you a watch which is made in Switzerland. So यहाँ पर the shopkeeper is describing something to the customer, right? So this is sale by description. So he is describing that watch to be made in Switzerland. So वो जो description है, वो description अगर खराब हो रही है, later on customer finds out कि जो सेल्समैन ने डिस्क्राइब किया गुड को एंड ही डिडंट गेट द चांस टू इंस्पेक्ट, तो वहां पर द कस्टमर हैज अ राइट टू सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज इम्प्लाइड कंडीशन एज टू सेल बाय डिस्क्रिप्शन. अगर कोई प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जो एक्चुअल प्रोडक्ट है, दैट शुड कॉरेस्पॉन्ड विद द सेम प्रोडक्ट, राइट? तो यहाँ पर अभी ये कब है? वेयर द बायर हैज नॉट सीन द गुड्स. अगर बायर ने देख लिया, एग्जामिन कर लिया, ये तब एप्लीकेबल नहीं होगा. बट बायर अगर नहीं देख पाया, जो कस्टमर है वो नहीं देख पा रहा है गुड को, राइट? बायर इज नॉट एबल टू सी द गुड, इज नॉट एबल टू examine the good, and he is relying on the description given by the salesman, right? And in sale by description जो पैकेजिंग है, पैकेजिंग भी इंक्लूड होती है डिस्क्रिप्शन के अंदर. फॉर इंस्टेंस जो सेलर है, सेलर सेल कर रहा है फ्रूटीज, सेलर इज अ सेलर ऑफ फ्रूटीज, ठीक है? और सेलर, कस्टमर ने सेलर को बोला दैट आई वांट द फ्रूटीज टू बी पैक्ड इन बॉक्सेस ऑफ 10 फ्रूटीज, जस्ट राइटिंग 10 फ्रूटीज पर बॉक्स, यानी मुझे 10 बॉक्सेस चाहिए. आई वांट, कस्टमर ने ऑर्डर किया 100 फ्रूटीज और बोला कि मुझे 10 फ्रूटीज चाहिए एक बॉक्स में, आपको ऐसे पैक करना है. तो जो ये कस्टमर ने डिस्क्राइब किया है पैकेजिंग, सो दिस विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन. सेलर उसको 20 फ्रूटीज पर बॉक्स करके भेज देता है, उसे 5 बॉक्स भेजता है 20 फ्रूटीज के पर बॉक्स में. Up now this does not correspond to the packaging instructions, to the packaging description given by the customer. So in that case, यहाँ पर again there is a breach of sale by description, breach of condition, breach of sale by description वाला point. So in this case, customer gets the right, buyer gets the right to set aside the contract. Next is sale by sample. सेल बाय सैंपल के अंदर अगर जो सेलर है, सेलर दिखा रहा है बायर को कुछ सैंपल, सपोज उसने वीट सेल कर रहा है, तो वीट का सैंपल दिखाया कि मैं ये वाला वीट आपको सेल करने वाला हूँ, ठीक है? गेहूं ये सैंपल आपको सेल करने वाला हूँ मैं आगे. लेकिन जब वो एक्चुअल में पैकेजिंग बनाकर उसका जो भी प्रिस्क्राइब क्वांटिटी था, सपोज कस्टमर ने ऑर्डर किया 10 kg, तो 10 kg वीट अगर जो सेलर को वो पैक करके दे रहा है, if that packet of 10 kgs does not correspond with the sample shown by the buyer, तो उस केस के अंदर there is this breach of condition in case of sale by sample. तो अगर बायर ने कोई, अगर सेलर ने कोई सैंपल दिखाया है, तो जो वो गुड फाइनली सेल कर रहा है कस्टमर को, वो गुड should correspond with the sample, right? The next is sale by sample as well as by description. So for instance, sample दिखा दिया wheat का, ठीक है? wheat MP का wheat था, particular एक MP category 1 wheat था वो, और seller ने wheat दिखाया. seller जो buyer था, buyer ने कहा मुझे 100 kgs wheat चाहिए, लेकिन 20 kgs के 5 पैक में चाहिए, ठीक है? मेरे को 100 kgs, buyer बोल रहा है मुझे 100 kgs wheat चाहिए, टोटल यही वाला wheat चाहिए MP ग्रेड 1, और मेरे को
20 किलो के 5 पैक चाहिए, लेकिन जो सेलर है उसको वही MP ग्रेड 1 दे रहा है व्हीट, लेकिन जो पैकेजिंग है उसने कर दी 50 kg के 2 पैकेट्स। अब यहाँ पे क्या हुआ, सेल बाय सैंपल तो ठीक है, जो सैंपल उसने शो किया था वही सैंपल दिया, लेकिन डिस्क्रिप्शन चेंज कर दिया। ठीक है, जो सेलर ने जो बायर ने डिस्क्राइब किया था पैकेजिंग इंस्ट्रक्शन वो चेंज कर दी। So this also gives right to the seller, to the buyer to set aside the contract. या फिर इसको हम चेंज कर देते हैं, या फिर उसने 20 kgs के पैक बनाए, 5 पैक 20 kgs के तो बनाए as per the description, but MP grade 1 की जगह MP grade 2 दे दिया, राइट। सो यहाँ पर सेल बाय सैंपल नहीं हुआ, जो क्वालिटी दे रहा है टू द कस्टमर, that is not corresponding to the sample shown by the seller to the buyer, right? Next is implied condition as to quality or fitness. So implied condition as to quality or fitness का मतलब है ये उन cases में होता है, वैसे सबसे पहले we should understand कि कोई भी particular good which a customer is buying, right, वो उसके लिए fit है या नहीं है, उसकी quality अच्छी है या नहीं है, this is the responsibility of the customer to check. हम बोलते हैं let the buyer be aware what we are buying, it is our responsibility to check कि जो चीज हम खरीद रहे हैं वो हमारे पर्पस के लिए ठीक है या नहीं है, या उसकी क्वालिटी हमारे को सूट करती है या नहीं करती, it is customer's responsibility. बट अगर यहाँ पे लिखा है implied condition as to quality or fitness, ये किन केसेस में है, ये स्पेसिफिकली उन केसेस में है जहां पर 3 इसके मैं पॉइंट्स बता रही हूँ, जहां पर the seller is relying on the buyer for a certain product, जहां पे buyer is relying on the seller for a particular product, he is telling seller actually कि मेरे को इस पर्पस के लिए ये प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, गुड, एंड the seller is dealing in that sort of product. Let me take an example. Now, for instance, a person goes to a chemist and says, I need a medicine for headache, right? So, यहाँ पर the buyer is telling the seller that मेरे को ये चीज चाहिए, मेरे को ये मेडिसिन चाहिए एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, मुझे नहीं पता मुझे कौन सी खानी है, ठीक है, मेरे को हेडेक हो रहा है, कौन सी मेडिसिन खाऊं, आई डोंट नो, सो केमिस्ट को बोल रहा है कैन यू प्लीज गिव मी अ मेडिसिन फॉर द हेडेक। सो यहाँ पर गुड इज बीइंग बॉट फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस एंड द सेलर is dealing in that sort of business, he has the knowledge, so seller is dealing in the business of medicines only, so therefore the buyer is relying on the seller. So यहाँ पर ये एग्जांपल हो जाता है, if now in this case जो केमिस्ट है उसको वो हेडेक की मेडिसिन की जगह कोई और मेडिसिन दे देता है, सपोज बॉडी पेन की मेडिसिन या फिर स्टमक एक की मेडिसिन दे देता है और उसे खाकर ठीक नहीं होता और लेटर ऑन ही गेट्स टू फाइंड आउट कि केमिस्ट ने रॉन्ग प्रोडक्ट दिया है, तो वहां पर क्या है, वहां पे जो इम्प्लाइड कंडीशन है ऑफ क्वालिटी और फिटनेस दैट इज बीइंग डिफीटेड, दैट इज बीइंग ब्रीच्ड, राइट। सो इम्प्लाइड कंडीशन में रिपीट कर रही हूँ, क्या 2 पॉइंट्स हैं, वहां पर जो बायर है, बायर इज रिलाइंग अपॉन द सेलर, बायर को नहीं पता उसे क्या खरीदना है, ही इज रिलाइंग ऑन द जजमेंट ऑफ द सेलर, और सेलर उस कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट में रेगुलरली डील कर रहा है, so this is implied condition as to quality or fitness. Next is condition as to merchantability. So condition as to merchantability का मतलब हो गया, merchantable हो गया मतलब सेल वाली कंडीशन में merchantable होना चाहिए प्रोडक्ट। अब फॉर इंस्टेंस यू गो एंड बाय अ टायर, आपकी गाड़ी का टायर आपको रिप्लेस कराना है, टायर देख के तो नहीं उसको पता चल सकता, एग्जामिन करके नहीं पता चल सकता उसमें कितने होल्स हैं, ठीक है, वो पंचर टायर है, यू कांट एग्जामिन दैट जस्ट बाय सीइंग अ टायर, सीइंग इट। सो जो शॉपकीपर है वो एक ऐसा टायर दे रहा है जिसके अंदर 50 होल्स है, राइट, सो क्या वो टायर बेचने लायक कंडीशन में है, वो नहीं है, राइट, सो उसका जो पर्पस है वो फिट ही नहीं होगा, द प्रोडक्ट इन दिस केस इज नॉट मर्केंटेबल, राइट। तो कंडीशन एज टू मर्केंटेबल के अंदर मतलब ये है कि जो भी प्रोडक्ट बेच रहा है वो बेचने लायक पोजीशन में होना चाहिए, राइट, देयर शुड इट शुड बी फ्री फ्रॉम
डिफेक्ट एज एन ऐसे वाले डिफेक्ट्स जो होते हैं विच आर नॉट विजिबल, यहाँ पर हो जाता है लेटेंट और पेटेंट। सो लेटेंट डिफेक्ट्स वो होते हैं विच आर नॉट विजिबल, राइट। सो लेटेंट डिफेक्ट से फ्री होना चाहिए जो प्रोडक्ट है, राइट। रिपीटिंग लेटेंट डिफेक्ट्स वो होते हैं विच आर नॉट विजिबल ऑन द फिजिकल एग्जामिनेशन। सो गुड्स शुड बी फ्री फ्रॉम द लेटेंट डिफेक्ट्स, ठीक है, वो बेचने लायक पोजीशन में होने चाहिए। दिस इज कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी। नेक्स्ट इज कंडीशन एज टू होलसमनेस। जो ये वर्ड है होलसमनेस, होलसमनेस यूज होता है फॉर ईटेबल्स। सो अगर कोई सपोज जाके मिल्क खरीद रहा है और मिल्क कंटामिनेटेड है, दैट इज नॉट विजिबल। सिर्फ आपको वो देखने से नहीं पता चलेगा मिल्क कंटामिनेटेड है, वो कब पता चलेगा, व्हेन यू कंज्यूम दैट मिल्क एंड यू फॉल सिक, राइट। सो होलसमनेस ईटेबल्स के लिए आता है। तो अगर कोई ईटेबल्स में डील कर रहा है तो दे शुड बी होलसम। इफ यू गो आउट एंड डाइन इन अ रेस्टोरेंट, तो वहां पर भी वो जो प्रोडक्ट दे रहे हैं आपको, जो फूड दे रहे हैं, दैट शुड बी होलसम, दैट शुड बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, एज इन आप उसे दैट शुड बी कंज्यूमेबल, कि आप खाओ तो आप बीमार नहीं पड़ो। तो ये होता है कंडीशन एज टू होलसमनेस। So these are some implied conditions. These are 7 implied conditions. Just give me a minute. Thank you. Next is implied warranty. So chapter ke andar usually implied conditions is a more important topic, but I would suggest implied warranty. These 4 are the implied warranties. I am not delving into it right now because of the limited time. You can take a screenshot of it and please study it by yourself. Do give it a reading. ये 4 implied warranties हैं जहां पर अगर इनका ब्रीच हो रहा है, राइट, तो इट गिव्स द बायर अ राइट टू आस्क फॉर द डैमेजेस। नेक्स्ट इज डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर। केविएट एम्प्टर क्या हो गया? केविएट एम्प्टर हो गया लेट द बायर बी अवेयर, ठीक है। बायर जो गुड खरीद रहा है बहुत सोच समझ के खरीदे, अपने हिसाब से खरीदे। ही कैन नॉट होल्ड द सेलर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अगर आप कोई कपड़ा लेने गए, कपड़े में डिफेक्ट है, ठीक है, यू कैन नॉट गो टू द बायर एंड होल्ड एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट, राइट। सो डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर यही कहता है बायर शुड बी अवेयर व्हेनेवर ही इज बाइंग द गुड, he should take reasonable inspection, reasonably inspect the good, क्या वो good buy कर रहा है। अगर उसमें आगे कोई issues आता है, that is solely the responsibility of buyer. But इसके कुछ exceptions हैं where the buyer can hold the seller responsible. So वो क्या exception है? Exceptions जो अभी हमने सारे के सारे implied conditions में पढ़े हैं, वो सारे exceptions यही हैं। For instance, first is क्वालिटी और फिटनेस ऑफ बायर्स पर्पस। ये भी हमने पढ़ा कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, जहां पर बायर इज रिलाइंग ऑन दी सेलर्स स्किल और वहां पर सेलर गलत भेज रहा है, जो मैंने केमिस्ट वाला एग्जांपल लिया, सो वहां पर द सेलर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, सेलर कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, राइट। नेक्स्ट इज गुड्स परचेज बाय डिस्क्रिप्शन। सो गुड्स परचेज बाय डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर जो सेलर है वो जो गुड बोल के बेच रहा है, दैट डज नॉट कॉरेस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन, या जो बायर बोल के मांग रहा है, दैट गुड डज नॉट basically is same as the description. So in this case, the buyer has the right to cancel the contract. Next is goods purchased by sample. Again we discussed it. Sample के केस में क्या होगा? The buyer has the right to cancel if the goods does not correspond with the sample. हमने एक पॉइंट पढ़ा था goods by sample and by description. Again अगर ऐसा होता है, seller will be held responsible. Goods of mercantile quality, टायर्स वाला एग्जांपल दिया मैंने आपको. Wholesomeness, wholesomeness का मतलब जो अगर हम खाने पीने की चीजें हैं, that should be free from the infections. ठीक है, यूजेज ऑफ ट्रेड, जहां पर ट्रेड के अंदर ही सेलर कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, सो इन दो सॉर्ट ऑफ ट्रेड्स एंड वेयर द सेलर हैज ऑब्टेन्ड द कंसेंट ऑफ द कस्टमर बाय फ्रॉड, राइट.
तो उस केस के अंदर भी सेलर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. So these are exceptions to doctrine of caveat emptor. This completes my first chapter. Next chapter is sale transfer of property. Second chapter, third chapter आपको इसमें बता रही हूँ, that is transfer of property. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर बेसिकली क्या है, क्या समझाया जा रहा है. प्रॉपर्टी, आई टोल्ड यू, प्रॉपर्टी इज नॉट जस्ट द फिजिकल प्रॉपर्टी. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी, वी आर टॉकिंग अबाउट द ओनरशिप राइट्स, राइट. तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर दिस इज अ चैप्टर अबाउट ओनरशिप राइट्स, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप राइट्स. सो उसमें एक टॉपिक मैं इंपॉर्टेंट सा आपको जो करा रही हूँ आज की क्लास में, दैट इज नेमो दैट कोड नोन हैबिट. इसका मतलब क्या है, that nobody apart from the owner can give the buyer a good title. Suppose A, the two parties, A has a watch, right, and he is selling it to B. So A will be able to transfer the title of the watch, writing TW, that is the ownership rights of the watch, to B only if A is the owner of the watch. ठीक है, A अगर ओनर है उस वॉच का तभी वो B को आगे उसको सेल कर सकता है, राइट. इफ A is the owner of the watch, A अपने फ्रेंड की वॉच उठाकर उसको आगे B को सेल कर दे. A ने अपने फ्रेंड की वॉच उठाई, अब वॉच उठाई अपने फ्रेंड की और उसको सेल कर दिया B को. तो क्या ये वॉच A को बिलोंग करती है? ए को बिलोंग नहीं करती. क्या ए उसका ओनर है? ए उसका ओनर नहीं है. तो ए ने यहाँ पे वॉच तो पास ऑन कर दी, ठीक है, वॉच जो है फिजिकली तो पास ऑन कर दी, पर क्या उसने ओनरशिप राइट्स ट्रांसफर कर दिए उस वॉच के बी को? द आंसर यू ऑल मस्ट बी सेइंग इज नो. ए ने ओनरशिप राइट्स ट्रांसफर नहीं किए बी को. क्यों? क्योंकि ए के पास खुद ही ओनरशिप राइट्स नहीं थे. जो उसके पास खुद नहीं है वो आगे कैसे ट्रांसफर कर सकता है? सो दिस इज दिस टॉपिक अबाउट सेल बाय नॉन ओनर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जहां पर A इज द नॉन ओनर. जहां पर A इज नॉन ओनर, जो सेलर है वो नॉन ओनर है, उसके पास राइट नहीं है, बट स्टिल ही इज एबल टू ट्रांसफर अ गुड टाइटल इन द वॉच टू B. दिस इज द टॉपिक अबाउट. जस्ट गिव मी अ मोमेंट क्लास. I'm repeating, इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जहां पे a person himself is not the owner of a certain commodity, but still he is able to pass on the good title of the commodity to the other person. So first point here is title by estoppel. So title by estoppel के अंदर क्या हो रहा है, हमने estoppel पहले भी पढ़ा हुआ है क्लास के अंदर, ठीक है. estoppel हमने कॉन्ट्रैक्ट में 3-4 बार पढ़ा है इनफैक्ट. So estoppel में if a person is pretending that certain state of circumstances exist, ये मैंने बार बार रिपीट किया है, estoppel में क्या होता है, if a person is pretending that certain state of circumstances exist and the other person acts upon those state of circumstances. तो जिसने pretend किया है हाँ ये exist करता है, later on he cannot deny. For instance, mother has a diamond ring, ठीक है. यहाँ पर इनके सामने डायमंड रिंग, आई एम राइटिंग DR. मदर हैज अ डायमंड रिंग. जो डॉटर है, शी वाज होल्डिंग द डायमंड रिंग एंड शी सेज टू A that I am selling this ring to you in front of D, right? Sorry, D is telling to A that I am selling this ring to you, I want to sell this ring to you in front of M. ठीक है, अब इन फ्रंट ऑफ M अगर द रिंग बिलोंग्स टू M, राइट, D के पास ओनरशिप राइट नहीं है, तो D बेच रही है लेकिन A को नहीं पता वो रिंग D की नहीं है. D बेच रही है and D says I want to sell this ring to you for ₹1 lakh in front of M. M doesn't say anything, ठीक है. M वहां पर चुप रहती है, M doesn't say anything and D actually sells the ring to A. ट्रांजैक्शन हो जाता है और A
उसको 1 लाख रुपीस दे देती है या दे देता है, ठीक है। M लेटर ऑन goes to A and says that ring belong to me, right? I want the ring back. This case के अंदर can M take ring back from A saying कि ring belong to me, D had no right to sell? Cannot. M cannot, because at the time when the contract was happening between D and A, M was standing there and she stayed quiet. D बोल रही थी I want to sell this ring to you in front of M, to which implied A को क्या लगा that D had the right to sell the ring. Ring belong to M. So यहाँ पर M ने अपने behavior से show किया A को that D had the right to sell that ring. और अब जब D ने बेच दी वो ring A को, वहां पर M के पास वहां पर M later on cannot deny from the fact that D had no right to sell the ring, right? So here there is transfer of title by estoppel. Estoppel मतलब M ने पहले pretend किया D has the right to sell that ring. Later, when A acted upon that belief, when A bought that ring from D, so M later on cannot deny कि D के पास right नहीं था ring बेचने का, वो ring मेरी है, right? So this is the first point where a non-owner, right? D was non-owner, but still she was able to sell the good. Next is sale by a mercantile agent. तो sale by a mercantile agent में क्या है? एजेंट्स कौन होते हैं? हमने जो कॉन्ट्रैक्ट वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें पढ़ा था एजेंट कौन होता है? एजेंट होता है जो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है इन डीलिंग्स विद थर्ड पार्टी. सो फॉर इंस्टेंस ए इज अ कार एजेंट. जो ये ए है ये है कार एजेंट, ठीक है. ये कार सेल करता है, लोग इसके पास आके अपनी जो सेकंड हैंड पुरानी कार्स होती हैं वो ए को दे देते हैं एंड ए सेल दोस कार्स टू कस्टमर्स. तो ए क्या है यहाँ पर? कार एजेंट. अब बी आया, बी ने अपनी कार ए के पास रखवा दी, ठीक है, उसे आगे बेचने के लिए पेपर्स सब दे दिए. लेकिन बी ने ए को बोला कि ये 1 मंथ से पहले आपको कार सेल नहीं करनी है, ठीक है. सपोज उसने रखवाई 1 जून को ये कार और बोला कि आपको ये 1 जुलाई से पहले सेल नहीं करनी है. यू डोंट हैव द राइट टू सेल दिस कार बिफोर 1 जुलाई. लेकिन ए के पास एक डील आई ये कार को सेल करने की और ए ने उस कार को 15 जून को सेल कर दिया. नाउ इन दिस केस क्या ए के पास राइट था उस कार को सेल करने का ऑन 15 जून? नहीं था. बट स्टिल इफ ही हैज सोल्ड दैट कार टू फॉर इंस्टेंस डी, सो डी विल गेट अ गुड टाइटल बिकॉज वहां पर ये जो काम किया है एक मर्केंटाइल एजेंट ने किया है. डी एक्टेड इन गुड फेथ कि ए जो वो कार बेच रहा है ठीक बेच रहा है. B can obviously recover the damages from A, right? He can sue A, but even in that case, D had got the good title of the car. B cannot take the car back from D, saying कि A के पास right नहीं था उस चीज को sell off करने के लिए, right? Next is sale by a joint owner. Sale by a joint owner. So sale by a joint owner के अंदर what is happening? Suppose there are 2 persons A and B and they jointly own a cow. A and B they jointly own a cow. तो B ने अकेले जाकर वो cow आगे D को sell कर दी. So in this case, D will get a good title because D knew that B is the owner. B is the joint owner of the cow. So in this case, D will get a good title of the cow. Next is sale by a person in possession of goods under voidable contract. सबसे पहले अब याद करेंगे voidable contract क्या होते हैं. voidable contract वो होते हैं जिनको void किया जा सकता है. एग्जाम्पल याद करते हैं. ए ने बी को गन पॉइंट पे रखा, ठीक है. बी वॉज हेल्ड एट गन पॉइंट और बोला बी को कि यू हैव टू सेल योर कार टू मी, आई विल गिव यू 50,000 फॉर इंस्टेंस फॉर द कार, राइट. और इधर बी हैड नो ऑप्शन अदर देन टू सेल दैट कार टू ए, ठीक है. बी ने वो कार ए को सेल कर दी बिकॉज ही वॉज हेल्ड एट गन पॉइंट.
Later on, I told you that B had the option to go in the court and set aside the contract कि वो उसके 50,000 वापस करे और अपनी कार वापस ले. So B has this right. So यहाँ पर ये जो contract हो रहा है between A and B, this is a voidable contract. B later on कोर्ट में जाकर कार को वापस ले सकता है, voidable contract है, right? But A इससे पहले B जाता कोर्ट में, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट सेटिसाइड करने. ए ने नेक्स्ट डे ही वो कार खरीद के, ए के नेम पे आ गई थी कार, सो ए ने नेक्स्ट डे वो कार खरीद के आगे सेल कर दी जेड को. सो इन दिस केस जेड विल गेट अ गुड टाइटल टू दी, just writing good if you can understand scribbling. So Z will get a good title of the car. So यहाँ पर this car was sold to A under a voidable contract. तो जो A का टाइटल नहीं, A का टाइटल था वो अच्छा नहीं था. It was not good. But still, if A has sold that car to Z, तो वहाँ पर Z is going to get a good title of the contract. Next is sale by seller in possession of goods after sale. So हमने ये किया था सेल और अग्रीमेंट टू सेल में. रिमेंबर टेलिंग यू, सेल के कॉन्ट्रैक्ट में ओनर ऑफ द गुड कौन है? ओनर इज बायर. एंड अग्रीमेंट टू सेल में ओनर कौन है? ओनर इज सेलर. प्रॉपर्टी इन गुड्स, फिजिकल प्रॉपर्टी इन गुड्स किसी के पास भी रखी हो, डजंट मैटर. हम याद करेंगे सेल और अग्रीमेंट टू सेल में, सेल वाले केस में जो ओनर है वो बायर है, अग्रीमेंट टू सेल में जो ओनर है वो सेलर है. तो सेल के कॉन्ट्रैक्ट में अगर गुड्स सेलर के पास ही रखे थे, सेलर ने वो गुड्स आगे फिर से किसी और को बेच दिए, सो ओनर तो बायर है, बट स्टिल seller will be able to transfer a good title to the other person, to the other customer. Same in agreement to sell. Agreement to sell में owner is the seller, but if the physical property was lying with the buyer और buyer ने आगे वो title good sell कर दिए, for instance Z को, so Z will get a good title. So ये दो points हैं, sale by seller in possession of goods after sale and sale by buyer in possession of goods after an agreement to sell. The last point is sale by an unpaid seller. So in next chapter, we are going to study who is an unpaid seller. Unpaid seller है जिसको पेमेंट नहीं हुई, या तो फुल या पार्शल, बट पेमेंट नहीं हुई. 100 रुपए मिलने थे सेलर को, उसे अगर 10 रुपए भी नहीं मिले, 90 रुपए मिले हैं, 10 रुपए स्टिल पेंडिंग है, स्टिल द सेलर विल बी टर्म्ड एज अनपेड सेलर. जब तक फुल टेंडर नहीं पे किया सेलर को, तब तक ही विल बी टर्म्ड एज अनपेड सेलर, राइट? So अगर unpaid seller के पास goods रखे हैं and he uses the right to sell that good, so वहाँ पर भी the seller will be able to transfer a good title to the other buyer. This was all in the was all that I covered. Right? इसमें और भी topics हैं, but this is an important topic, sale by non-owners. So I it. So let us now move on to the next topic. The next topic is rights of unpaid seller. Right, the next chapter that we are doing is rights of unpaid seller. Right, so unpaid seller क्या कौन होता है? अभी मैंने बताया अनपेड सेलर वो है जिसको प्राइस, होल ऑफ द प्राइस, राइट, होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड और टेंडर्ड. यानी अगर 100 रुपए का गुड है, उसे अगर 10 रुपए भी नहीं मिले तो उसको भी हम अनपेड सेलर बोलेंगे, राइट? और या फिर उसको किसी ने चेक दिया और वो चेक है सब्सिक्वेंटली डिसऑनर हो गया, तो उस केस के अंदर भी द सेलर इज टर्म्ड एज अनपेड सेलर, बेसिकली जिसको पेमेंट नहीं मिली. So unpaid seller के क्या rights हैं? This is the chapter. So what are the rights of unpaid seller? दो rights की category है.
राइट्स अगेंस्ट द गुड्स, कि जो गुड उसने बेचा है उस गुड्स के ऊपर क्या राइट है, और एक है राइट्स अगेंस्ट द बायर पर्सनली, कि बायर के अगेंस्ट व्हेन द बायर हैज नॉट पेड द प्राइस, बायर के अगेंस्ट क्या उसके पास राइट है। तो फर्स्ट राइट इज राइट ऑफ लियन। लियन राइट ऑफ लियन मीन्स राइट टू रिटेन द गुड, अपने पास कब्जा करके रखना है, उसे अपने पास रिटेन करके रखना, आगे ट्रांसफर ना करना बायर को, ये होता है राइट ऑफ लियन। तो राइट ऑफ लियन इज राइट टू रिटेन द गुड्स अंटिल द होल ऑफ द प्राइस इज पेड और टेंडर्ड, राइट। सो राइट टू रिटेन द गुड्स। नेक्स्ट, अब इसके अंदर राइट्स ऑफ लियन के अंदर लेट अस अंडरस्टैंड राइट ऑफ लियन कब यूज कर सकते हैं। राइट ऑफ लियन 3 केसेस में यूज किया जा सकता है, जहां पर गुड्स बेचे गए without any stipulation as to credit and still the price has not been paid. तो सेलर ने बोला कि कैश पे होना है, उसमें कोई जो गुड बेचा, फॉर इंस्टेंस टीवी सेल कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक सेलर टू दी बायर, और वहां पर कोई भी क्रेडिट का अग्रीमेंट नहीं है, वहां पर कैश ही होना था, बट स्टिल द बायर डिडंट पे दी कैश टू द मनी टेंडर टू द सेलर। ये हो गया फर्स्ट केस। राइट ऑफ लियन कब यूज हो रहा है, एक तो राइट हमारा ये लियन है रिटेन का, अपने पास रखने का, रिटेन करने का गुड्स को, कब यूज कर पा रहे हैं, जब जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके अंदर कोई भी स्टिपुलेशन, कोई भी कंडीशन क्रेडिट की नहीं थी, ठीक है। सेकंड, कंडीशन थी क्रेडिट की, लेकिन द पीरियड ऑफ क्रेडिट हैज एक्सपायर्ड, मतलब बायर ने बोला दैट आई विल गिव यू मनी इन 2 वीक्स, लेकिन वो 2 वीक्स एक्सपायर हो गए एंड द गुड वाज लाइंग विद द सेलर ओनली। So in that case also seller can refuse to sell the good to the transfer the good to the buyer। अपने पास वो गुड रख सकता है, बोल सकता है मैं आपको पैसे नहीं दे रहा, टीवी नहीं दे रहा तब तक यू आर नॉट पेइंग। सो आई एम रिपीटिंग, 2 कंडीशंस क्या हुई अभी तक। पहली कंडीशन, कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी क्रेडिट की स्टिपुलेशन, कोई भी टर्म नहीं थी, क्रेडिट की टर्म नहीं थी और बायर ने नहीं पे किया। सेकेंड, क्रेडिट की टर्म थी लेकिन जो पीरियड ऑफ क्रेडिट था that has expired. And third is where the buyer has become insolvent, right? Even though the period of credit may have not expired, but the buyer has become insolvent. So in that case, seller knows that buyer won't be able to pay the money, right? So this is right of lien. Right of lien क्या हो गया, अपने पास गुड रख के बैठने का right, retain the good. And this is a possessory lien. So right of lien is a possessory lien. जब तक वो गुड बायर के पास, सॉरी सेलर के पास है, तब तक ये राइट एक्सरसाइज किया जा सकता है। अगर सेलर ने वो गुड ट्रांसफर कर दिया बायर को, बायर के पास रखवा दिया, पैसे बायर ने नहीं दिए, तो वो बायर के घर से जाकर उठाकर नहीं ला सकता गुड, राइट। दिस इज अ पोजेसरी लियन। सो इफ ओनली इफ द सेलर इज इन द पोजेशन ऑफ द गुड, तब तक वो अपने पास रिटेन कर सकता है उस गुड को, जब तक उसे पैसे ना मिले। इन जो 3 केसेस बताए हैं मैंने, उन 3 केसेस में एंड दे आर और एंड नहीं है, वो और है, ठीक है। सो 3 केसेस में ये पोजेसरी लियन है, जब तक वो गुड सेलर के पास है तभी तक इस राइट ऑफ लियन को एक्सरसाइज किया जा सकता है। एंड वन मोर थिंग, इफ पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड हैज बीन मेड, सपोज 2 टीवी सेल करने थे, एक टीवी तो ट्रांसफर कर दिया, एक टीवी करना है, राइट। सो अगर 1 टीवी अगर उसने ट्रांसफर कर दिया, the seller can exercise the right of lien on the remainder। एक टीवी उसके पास बचा है तो एक टीवी पे अपना ये राइट एक्सरसाइज कर सकता है, राइट। एंड नेक्स्ट टॉपिक, व्हेन दिस राइट ऑफ लियन कम्स टू एन एंड। तो ये जो राइट है ये कब खत्म हो जाएगा, मैंने आपको भी बताया कि अगर जो सेलर है उसने गुड्स ट्रांसफर कर दिए बायर को, बायर के पास पहुंच जाते हैं गुड्स, या बायर के एजेंट के पास पहुंच जाते हैं गुड्स, उस केस में ये राइट खत्म हो जाता है। या फिर जब बायर जो है, सॉरी, जब सेलर जो वो गुड्स है वो उन को ट्रांसपोर्टेशन में छोड़ देता है। फॉर इंस्टेंस वो गुड्स जाने हैं दिल्ली से मुंबई, दिल्ली में बैठा है सेलर, मुंबई में है बायर। तो सेलर ने वो गुड्स भेजने हैं मुंबई, और और वो जो सेलर है, राइट, सेलर ने वो गुड किसी ट्रांसपोर्टेशन एजेंट को दे दिया कि उसको दिल्ली से
मुंबई ले जाओ, ठीक है। अब गुड्स कहाँ है, गुड्स रास्ते में है, जो पोजेशन है, पोजेशन इज नॉट विद द सेलर, तो दिस राइट ऑफ लियन इज लॉस्ट हियर। तो ये राइट कब तक है, जब तक पोजेशन है सेलर के पास गुड्स का, ठीक है। जब तक सेलर ने वो गुड्स ट्रांसफर नहीं करे हैं तब तक है। जैसे ही सेलर वो गुड्स से पार्ट अवे हो जाता है तो वहां पर ये राइट खत्म हो जाता है। अंडरस्टैंड, ठीक है। अगर सेलर ने वो गुड एक बार भी बायर को दे दिए, ठीक है, बायर ने किसी काम से वापस रखवाए सेलर के पास, तो उस केस में राइट नहीं है राइट ऑफ लियन। तब तक है जब तक वो गुड्स इनिशियल टाइम तक उसके पास है। इवन इफ वंस द सेलर हैज पार्टेड अवे विद द गुड्स, दिस राइट ऑफ लियन कम्स टू एन एंड। नेक्स्ट इज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। स्टॉपेज इन ट्रांजिट, अभी मैंने बताया राइट ऑफ लेन कहां तक है, उसमें एक पॉइंट बताया कि अगर किसी ट्रांसपोर्ट एजेंट को दे दिया फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, तब भी ये राइट ऑफ लेन, तब ये राइट ऑफ लेन इज कमिंग टू एन एंड। अब यहाँ पर सपोज ट्रांसपोर्ट में दे दिया, दिस द गुड विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, तो यहाँ पर क्या हो गया, अब गुड्स कहाँ पे हैं, गुड्स हैं ट्रांजिट में, दिल्ली से मुंबई के बीच में ट्रांजिट में। सेकेंड राइट क्या बोल रहा है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ठीक है, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। सो स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब शुरू हो रहा है, यहाँ पर जैसे ही सेलर ने वो गुड्स ट्रांजिट में दिए, वहां पर राइट ऑफ लियन तो खत्म हो गया, लेकिन स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट शुरू हो गया, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट शुरू हो गया। So stoppage of goods in transit तीन कंडीशंस में, चार कंडीशंस के अंदर बेसिकली तीन ही बोलते हैं में एप्लीकेबल है। सबसे पहले कब एप्लीकेबल होगा, जब जो सेलर है ही हैज पार्टेड विद द गुड्स, ठीक है, सेलर ने वो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में दे दिए, तब ये राइट यूज किया जा सकता है। और the goods they are in the course of transit में है, they have not reached the buyer, तब ये right use किया जा सकता है। and third, and just mind the language here, I am not using the word or, I am using the word and, तो यानी ये तीनों conditions satisfy होने चाहिए, ठीक है। क्या condition, जो goods हैं वो अब agent के पास आ गए, as in seller is no more holding the possession of the goods, he has parted with the goods, parted with the possession of the goods, and the goods are in transit, and the buyer has become insolvent, right? So first this thing we should remember, stoppage of goods in transit तभी use किया जा सकता है when the buyer has become insolvent। अगर buyer insolvent नहीं है normal course में, this right cannot be used, stoppage of goods in transit cannot be used। So buyer has become insolvent, first important point। Second, the goods are still in transmission, ठीक है, they have not reached the buyer, so we should remember it, this is right of stoppage of goods in transit। So now हमें डिफरेंस क्या समझ में आ रहा है, मैं पहले डिफरेंस कराती हूँ राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट में, फिर ये बताऊंगी कि ये स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट कब कहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। लियन और ट्रांजिट में ये डिफरेंस ये है कि लियन पोजेसरी लियन है, कि जब तक वो गुड सेलर के पास है तब तक सेलर वो राइट को एक्सरसाइज कर सकता है। स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट के अंदर सेलर वो राइट तब यूज कर रहा है जब वो उसके पास पोजेशन नहीं है गुड्स का, व्हेन द गुड्स आर इन ट्रांजिट, राइट। In the first case, लियन वाले केस में being insolvent is not an essential condition। अगर जो सेलर है इंसॉल्वेंट नहीं हुआ, वो सॉल्वेंट भी है, स्टिल उसने प्राइस नहीं दिया, पीरियड ऑफ क्रेडिट हैज एक्सपायर्ड, ठीक है, फॉर इंस्टेंस, सो इन दैट केस आल्सो द सेलर कैन यूज द राइट ऑफ लियन, right? But in case of stoppage of goods in transit, the right can be used by the seller only when
the buyer has turned insolvent. So insolvency is must in case of stoppage of goods in transit. Lien के अंदर it is just an option. Right. And जहां पर right of lien खत्म हो रहा है, वहां पर right of stoppage of goods in transit शुरू हो रहा है. So अब right of हमने किया जहां पर ये खत्म हो रहा है वहां पर goods in transit शुरू हो रहा है, लेकिन right of stoppage of goods in transit खत्म कहाँ हो रहा है, कब ये right खत्म हो जाएगा seller के पास. So let us do those points. So when the right of stoppage of goods in transit will come to an end. तो पहला केस है where the travel agent, right, जो भी agent है जो transmit कर रहा है वो goods दे दे. So first point I'm saying, or let me write here. The first point, let me write. जहां पर the delivery has been made, right, where the agent has delivered the good to the buyer, delivered to buyer. जहां पर जैसे ही एजेंट ने डिलीवर कर दिया गुड्स बायर को, वहां पे ये स्टॉपेज ऑफ गुड्स खत्म हो गया क्योंकि वो गुड्स इन ट्रांजिट खत्म हो गए. अब वो गुड ट्रांजिट में नहीं है, वो बायर के पास पहुंच गए. जहां पे ही गुड्स डिलीवर टू बायर, वहां पे दिस राइट कम्स टू एन एंड. बायर और हिज एजेंट, आई शुड राइट हियर बायर या फिर उसके एजेंट को मिल जाए, वहां पर द गुड कम्स, दिस राइट कम्स टू एन एंड. सेकंड इज इंटरसेप्शन बाय बायर. इंटरसेप्शन बाय बायर का मतलब है जो बायर है बीच में जाकर, आई जस्ट रोट कि दिल्ली से गुड्स जाने हैं मुंबई, ठीक है, और मुंबई नहीं पहुंचे. सपोज बायर ने बीच के अंदर ट्रेन थी ग्वालियर में, ग्वालियर के अंदर ही जो बायर पहुंचा, बायर वाज इन ग्वालियर, सो ग्वालियर में ही उस बायर ने गुड्स उतरवा लिया और अपने पोजीशन में ले लिए. तो यहाँ पर भी ये राइट खत्म हो गया. पहला राइट, वो गुड्स अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए और बायर ने ले लिए. सेकंड कब खत्म हो रहा है, जब बीच रास्ते में ही किसी पॉइंट पे बायर ने वो गुड्स अपनी पोजीशन में ले लिए. तो जैसे ही बायर वो गुड्स अपनी पोजीशन में ले लेता है, दिस राइट कम्स टू एन एंड, राइट. सो third is acknowledgement to buyer. Acknowledgement to buyer के अंदर क्या हो रहा है, that जो एजेंट है वो मुंबई पहुंच गया और मुंबई पहुंच के उसने बायर को बता दिया that I have reached here, I have reached Mumbai, now I am holding goods on your behalf. So जैसे ही बता दिया ट्रैवल एजेंट ने बायर को कि गुड्स अब मैं आपके बिहाफ पे होल्ड कर रहा हूँ. नाउ ही हैज बिकम द एजेंट ऑफ द बायर एंड नॉट द सेलर. सो एक्नॉलेजमेंट टू द बायर, जहां पे ट्रैवल एजेंट इज टेलिंग टू बायर दैट नाउ आई एम होल्डिंग द गुड्स ऑन योर बिहाफ. नेक्स्ट इज फॉर फर्दर डिलीवरी, राइटिंग फर्दर डिलीवरी. गुड्स मुंबई पहुंच गए और मुंबई पहुंचने के बाद जो बायर है, बायर ने बोला एजेंट को, प्लीज टेक देम फर्दर टू गोवा. आई एम गोइंग टू गोवा, आई विल कलेक्ट द गुड्स इन गोवा. तो ये हो गया, द बायर हैज इंस्ट्रक्टेड द ट्रैवल एजेंट टू टेक द गुड्स फर्दर टू सम फर्दर स्पॉट. सो वहां पर भी नाउ द ट्रैवल एजेंट इज वर्किंग फॉर द बायर एंड ही इज नो मोर टेकिंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द seller. So यहाँ पर when the goods have been asked to be taken to some further destination, there also this right comes to an end, right. Next case is wrongful refusal by, writing wrongful refusal by buyer. बायर वहां पे गया और उसने गलती से मना कर दिया कि ये जो गुड्स हैं ये मेरे नहीं हैं, ठीक है, मैंने इनको ऑर्डर नहीं किया था, ठीक है. मुंबई पर बायर गया, लेट मी राइट इट हियर. बायर मुंबई के स्टेशन पे गया और मुंबई में बोला गुड्स देकर दैट दिस गुड्स डजंट बिलोंग टू मी. wrongfully he said, उसको धोखा हो गया. तो उस टाइम पर भी, उस मोमेंट पर भी, इफ लेटर ऑन बायर कम्स टू एक्सेप्ट दैट गुड, उस बीच के अंदर, ठीक है, सपोज डे 1 पे गया, बायर ने बोला these goods do not belong to me. wrongfully he said that, ठीक है, ये मैंने ऑर्डर नहीं किया, मेरा कुछ और पार्सल है, ठीक है, wrongfully बोल दिया.
और सेकेंड डे थर्ड डे वो जा रहा है बोलने के लिए ओके दैट वाज माय गुड, आई वाज अंडर मिस्टेक। सो अगर सपोज D2 पे सेलर बोल रहा है ट्रांसपोर्ट एजेंट को, D2 पे बोल रहा है कि उसको अब डिलीवरी मत देना, तो वो गलत हो जाएगा बिकॉज D1 गया था कलेक्शन के लिए अपने गुड्स की, बट ही रॉन्गफुली रिफ्यूज्ड। सो इवन इन दैट केस द राइट of stoppage of goods in transit comes to an end. Next is part delivery. पार्ट डिलीवरी, सपोज अगर जो ट्रैवल एजेंट है उसने पार्ट डिलीवरी कर दी, तो अब जो पार्ट डिलीवरी बची है, सपोज 4 गुड्स थे, 2 गुड्स दे दिए, 2 गुड्स बचे हैं, तो 2 गुड्स सेलर नहीं बोल सकता कि 2 अपने पास ट्रांजिट में रख लो। सो इफ द ट्रांसपोर्टेशन एजेंट हैज डिलीवर्ड 2 गुड्स एंड 2 आर स्टिल लाइंग विद हिम, सो पार्ट डिलीवरी के केस में भी दिस राइट कम्स टू एन एंड। नाउ इफ वी थ्रू दिस पॉइंट वी गेट अनदर डिफरेंस। सो इन केस ऑफ पार्ट डिलीवरी इन राइट ऑफ लियन, पार्ट डिलीवरी वहां पर कर दी, तो पार्ट जो गुड्स हैं, पार्ट जो अभी डिलीवरी होनी है on those goods, right of lien can be exercised if the seller has not waived that right. But in case of right of stoppage of goods in transit, part delivery अगर हो गई है तो बाकी जो remainder of goods है उस पे ये stoppage of goods in transit नहीं applicable है। So I hope this loss of right of stoppage of goods in transit सबको clear है। Next point is against the good is right of resale, right? So अब इन दो जो राइट्स हैं, राइट ऑफ लियन और राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, इनका कोई मतलब नहीं रह जाता अगर ये राइट ऑफ रीसेल नहीं होता है। राइट ऑफ रीसेल क्या है कि जो वो गुड्स हैं वापस आ गए, सेल के कॉन्ट्रैक्ट में जो ओनरशिप है, ओनरशिप इज विद बायर, राइट? सो बाय अगर सेलर वापस वो गुड्स अपने पास ले रहा है, या लियन के केस में अपने पास वो रखा हुआ है कि जब तक पैसे नहीं देगा मुझे ये वाला पर्टिकुलर बायर, आई विल नॉट डिलीवर माय गुड टू हिम। तो अगर वो पैसे नहीं दे रहा, and if that seller has no right to sell that good to anybody else, what use is of right of lien? अगर वो उसे गुड अपने पास ही रख के बैठना है, वो किसी और को बेच के उसको पैसे नहीं कमा सकता, तो क्या मतलब क्या है राइट ऑफ लियन का? सिर्फ कब्जा करके बैठने से उसे कोई फायदा नहीं हो रहा। तो राइट ऑफ रीसेल क्या हो गया कि उसको दोबारा बेचने का राइट। तो जो लियन के केस में उसने अपने पास गुड्स रखे हैं, स्टॉपेज ऑफ गुड्स के केस में जो अपने पास गुड्स वापस मंगवाए हैं, अगर उनको नहीं बेच सकता तो कोई फायदा नहीं हो रहा सेलर को। So this is right of resale, so right to sell those goods again. These were the 3 rights of unpaid seller against the goods. And what are the rights of unpaid seller against the buyer? Buyer के against क्या right है? To sue the buyer for the price, कि अगर वो price नहीं दे रहा तो price निकलवाना, कोई damage हो गया because of non acceptance, ठीक है, तो वो damages claim करना, कैंसिल किया है अगर उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो ही कैन फाइल फॉर रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि आई वांट टू कैंसिल माय कॉन्ट्रैक्ट, राइट? सो दीज आर बेसिकली दोज राइट्स। ये हमने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये राइट पड़े हुए हैं, ठीक है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में राइट्स अगेंस्ट द अदर पार्टी में वी हैव स्टडीड कि वी कैन ask for the price, we can ask for the damages, and we can repudiate the contract in case of breach of contract. So this was all in the chapter rights of unpaid seller. Now let me quickly give you a brief, since I think this is our last, I'll still share class, so I'll just give you quickly a brief of LLP कि limited liability partnership क्या होती है। Limited liability partnership, तो यहाँ पर हमें 2 टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, एक LL that is limited liability and other is partnership, right? So partnership, तो partnership फॉर्म से we can gather LLP limited liability कहाँ पे होता है? ये फीचर देखने को मिलता है हमें कंपनीज में। So LLP के अंदर जो फीचर्स हैं that are some of the company and that are some of the partnership firms. So let us quickly understand. So LLP is a body corporate. First of all, it is made under LLP Act. LLP जो भी LLP है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, that is made under that is incorporated under LLP Act. ऐसे कंपनी फॉर्म हम कैसे करते हैं? कंपनी फॉर्म करने के लिए we need to get it registered under the Companies Act, right? So LLP फॉर्म करने के लिए we need to get it registered under the LLP Act, right? LLP Act के रूल्स के अकॉर्डिंगली we can form LLP.
If you talk about पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए वी डोंट नीड एनी रजिस्ट्रेशन. 4-5 लोग मिले, उन्होंने अपना बस बैठा कि हाँ चलो हम ही साथ मिलकर बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप में, उनकी पार्टनरशिप शुरू हो गई. ठीक है, तो दैट इज अ पार्टनरशिप, राइट. पार्टनरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होना जरूरी है. बट फॉर LLP रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी. इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट. ये जो LLP है ये आई है एग्जिस्टेंस में ओनली बाय द इनकॉर्पोरेशन अंडर LLP एक्ट 2008, राइट. एंड इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. लीगल एंटिटी का मतलब क्या है? So I'll share some of the notes of this chapter with you all. Separate legal entity का मतलब ये है कि जो इसकी existence है that is separate from its partners. Partners अलग चीज है और जो LLP है, बॉडी है, वो अलग है. जो LLP अपने नाम पर बिल्डिंग खरीद सकती है, अपने नाम पर एसेट्स खरीद सकती है, अपने नाम पर वो किसी दूसरे पर्सन को हायर कर सकती है. It can hire people, it can sue people, it can sue somebody, it can be sued by somebody. So वो separate legal entity है. So अगर LLP के ऊपर केस हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है जो LLP में पार्टनर्स हैं उनके ऊपर केस हो रहा है, right? So LLP is a separate legal entity from its partners. It can do things of its own. It has a perpetual succession. Perpetual succession. See, I won't be able to do all the points today. So perpetual succession मतलब जैसे companies के अंदर it is not impacted by the presence of shareholders. Shareholders है नहीं है, बेच के जा रहे हैं, उससे कंपनी को impact नहीं हो रहा. ठीक है, वैसे ही LLP is not getting impacted by the retirement, death, insolvency of its partners. It will go on and on. So this is perpetual succession. So perpetual succession का मतलब ये है LLP will go on and on. It is not being impacted if a partner is leaving the LLP or if a partner is joining LLP, if a partner is retiring, if a partner gets insolvent. So all of these things will not impact the LLP. Next is LLP has a limited, the partners in the LLP, they have limited liability. So partners of the liability, अगर if you talk about partnership, if we talk about sole proprietorship, so अगर sole proprietorship या partnership firm insolvent turn हो जाती है तो वहां पर जो ओनर है, पार्टनर्स हैं, उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है that will be attached in paying out of the debts, in paying the debts. But अगर LLP suppose insolvent turn हो रही है, so in that case property of the partners won't be attached. Property of the partners is the property of partners. ठीक है, वहां अगर LLP इंसॉल्वेंट हो रही है तो दे वोंट अटैच द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर्स. पार्टनर की जो लाइबिलिटी है दैट इज लिमिटेड अप टू देयर कंट्रीब्यूशन. उसके बियॉन्ड उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे LLP का राइट नहीं है. नेक्स्ट इज नो म्यूचुअल एजेंसी. नो म्यूचुअल एजेंसी. जो पार्टनर्स हैं LLP में, दे आर the agents of LLP and they are not the agents of each other. Okay, if you talk about partnership firm के अंदर जो partners हैं, they are the agents of other partners as well. ठीक है, one partner can bind the other partners by his act, but in case of LLP, one partner cannot bind the other partner by his act. He can bind the LLP, but he cannot bind the other partners. So there is no mutual agency in case of LLP. Now there are many points which I'll not do right now. I'll rather ask you to please go through the book. उसके अंदर जो points हैं, they are very clearly explained LLP के features के बारे में कि कब उनको audit करवाना है, उनके लिए उनको जो अपने annual accounts हैं फाइल करवाना मैंडेटरी है. So these are some points, right? LLP मैनेज कर रहा है पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. तो कितने पार्टनर्स? 2 मिनिमम पार्टनर्स चाहिए, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स चाहिए, राइट? सो ये सारे जो पॉइंट्स हैं फीचर्स के, सो प्लीज यूज अ बुक. और इसके जो बाकी कुछ चैप्टर्स हैं उसके मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी. आई विल जस्ट शेयर सम हैंड रिटन नोट्स विद यू. So go through it. There are if there are doubts, you can please post them on the Telegram. So I can solve your queries there as well. So if there is any doubt in today's class, you can please post that in the question answer box.
बेटा क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस नहीं होती है। इसके अंदर 4 यूनिट्स हैं, 4 यूनिट्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं। यूजुअली ये रहता है 1.5 क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम यूनिट 1, हाफ क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 2, 2 questions from unit 3 and 1 question from unit 4. So usually this is the pattern. एक मंथ तो अब रह गया है, शुरू तो आपका ये पहले लास्ट मंथ से हो गया था। सो जो पढ़ा रही हूँ प्लीज कीप स्टडिंग। जो भी पढ़ा है आप, आई होप आप लोगों के पास बुक्स हैं। सारे चैप्टर्स की मार्किंग स्कीम नहीं होती साहब से, हमारे पास जो मार्किंग स्कीम होती है वो यूनिट वाइज होती है। I just said 1.5 question, 1.5 questions from unit 1, half question from unit 2, 2 questions from unit 3 and 1 question from unit 4. So this is generally the pattern that is distributed for the questions. बहुत topics हैं. I had limited time, so I couldn't cover. I covered the important topic in transfer of property, name of that code known habit, that is sale by non-owners. So I'll wind up this class. I'll end the class. And if there are doubts, you can please post the doubts on the Telegram group. We are there on the Telegram group. I am there. So if you have doubts, you can please post it there. Thank you.